नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम यहां मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि सौरभ चौबे की पुस्तक से थी। इसका चैप्टर 13 मुगल प्रशासन एवं संस्कृति हम पढ़ रहे थे, जिसका अब तक हम लोगों ने पार्ट 5 कंप्लीट कर दिया। और आज जो है हम मुगल प्रशासन एवं उसकी संस्कृति चैप्टर 13 का भाग 6 ला रहे हैं। दोस्तों, हम लोग लास्ट तक पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों का सवाई राजा जय सिंह द्वितीय जो था यहाँ से पढ़ना था। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें और अपनी पढ़ाई को इसी तरह बनाते रहें। दोस्तों, आज जो है यह बुक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बुक में दिए गए हैं उसका एक आध वीडियो बनेगा, और उसके पश्चात जो है केवल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे बीच में सल्तनत कालीन धर्म संबंधित और भी जो बाद में जो मुगल वंश संबंधित जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह क्वेश्चन थे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसका वीडियो बाद में ला दिया जाएगा। तो ठीक है, वैसे जब अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें जो है वो शुरू से लेके अंत तक इस बुक का सभी चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, लाइन बाय लाइन मैंने वीडियो जहाँ एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए जो अब तक न्यू स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक बार और अनुरोध करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जितने नए यूजर्स देख रहे हैं, और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ठीक, ओके, चलिए स्टार्ट। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी का योगदान। जन्म जो इनका है 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। उपाधि जो इनको मिली थी सवाई की, औरंगजेब ने इन्हें प्रदान किया था। मिर्जा राजा की जो उपाधि थी इनको जहांदार शाह ने दिया था। आगे है सरमद ए राजा ए हिंद, सरमद ए राजा ए हिंद, राजेश्वर तथा श्री राजाधिराज सवाई, तीनों उपाधियां जो है इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रदान किया था। इतिहासकारों ने जय सिंह को चाणक्य की संज्ञा दी है। ठीक है, रचना देखते हैं। जीत ए मोहम्मद शाही 1732 से 1733 ईस्वी फारसी में रचित खगोल की इस पुस्तक का नाम जय सिंह ने मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर रखा। उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की थी। विशेष देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, 18वीं शताब्दी में जय सिंह ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। प्रथम यज्ञ 1734 ईस्वी में तथा द्वितीय यज्ञ जो है वो 1742 ईस्वी में हुआ। कुम्भाड़ी राजपूत ने यज्ञ के घोड़े को रोककर अपनी वीरता का परिचय दिया था। नंबर 2, जय सिंह पहला राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा समाप्त करने की कोशिश की। विधवा पुनर्विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह को मान्यता देने वाला भी वही पहला राजपूत शासक था। जय सिंह ने नियम बनाया कि किसी राजपूत को लड़की की शादी में भारी खर्च न करना पड़े। दरअसल शादी में भारी खर्च के कारण लड़कियों को मार दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। जयपुर के शासक जय सिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, समाज सुधारक और सबसे बढ़कर विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध थे। सम्राट जगन्नाथ से जय सिंह ने खगोल शास्त्र की शिक्षा पाई। जीज मोहम्मद शाही जो कि समरकंद के उल्लुग खानी यानी खगोल सारणी सेठ का ही विस्तार थी। ये प्रस्तावना मेरा कहते हैं, धर्म कुहासा की तरह छट जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक का कृतित्व हमेशा कायम रहता है। इन्होंने जयपुर को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बसाया। यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व का त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गणकों से संबंधित नेपियर आदि की रचनाओं का अनुवाद संस्कृत में करवाया। जय सिंह ने 5 जगहों उपर, दिल्ली, मथुरा, बनारस एवं उज्जैन में वेधशाला यानी जंतर मंतर स्थापित किया। जंतर से आशय उपकरण तथा मंत्र का अर्थ गणना होता है। उसने कुल 14 बड़े खगोलीय उपकरण जैसे सम्राट यंत्र यानी घड़ी, जयप्रकाश, राम यंत्र, मिस्र यंत्र आदि का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे है। सर्वप्रथम स्थापित जंतर मंतर दिल्ली 1724 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसको स्थापित किया था। आगे है। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ी वेधशाला है जिसमें संसार की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। जयपुर एवं दिल्ली की वेधशाला आज भी सुरक्षित है। वाराणसी वेधशाला सबसे लघु है और उसे मान मंदिर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मान मंदिर कहा जाता है। उन्होंने इन वेधशालाओं हेतु उपकरण पुर्तगाल से प्राप्त किया था। उसने अपने दूत राजा इमानुएल के दरबार में भेजकर पुर्तगाल से ग्रंथों को मंगाया। 1730 ईस्वी में पुर्तगाली खगोल शास्त्री क्लॉड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबेल्स
परगवे और फादर पेड्रो द सिल्वा गोवा से जयपुर आए। हालांकि जय सिंह की कुछ सीमाएं भी रहीं, जैसे उन्होंने पृथ्वी को केंद्र माना, सूर्य को नहीं। ठीक है, दूसरे दूरबीन का भी प्रयोग नहीं किया। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको पढ़ने से पहले आप लोगों से बता दें कि बनारस से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोग जाइए, जंतर मंतर ज़रूर घूमिए, बनारस में है। ठीक है, और ज़्यादा दूर नहीं है, ये दशाश्वमेध के आस ही पास है। ठीक है, उसके 20-30 किलोमीटर के रेडियस में ही होगा, तो कृपया आप जाइए और ज़रूर घूमिए। हालांकि बहुत अच्छा जगह है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि बनारस में भी जंतर मंतर है। ठीक है, जो बनारस में रहते हैं और जो उधर आसपास रहते हैं वो ज़रूर जानते होंगे, तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा, एक बार विज़िट करिएगा, देखिएगा, हमारी संस्कृति है, देखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। शुरू में उनका मूल नाम विजय सिंह तथा छोटे भाई का नाम जय सिंह था, परंतु औरंगजेब ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उनका नाम जय सिंह तथा छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। उन्होंने 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयनगर यानी जयपुर या सिटी ऑफ विक्ट्री की नींव जगन्नाथ सम्राट से रखवाया। जयपुर का नक्शा बंगाली ब्राह्मण तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इंपॉर्टेंट नोट्स था, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं सामाजिक जीवन कैसा था, ये देखते हैं। ठीक है, मुगल सामाजिक जीवन की एक मुख्य विशेषता हिंदू और मुसलमानों का पहले की तुलना में एक दूसरे से अधिक निकट आना था। समाज में बहुसंख्यक वर्ग हिंदुओं का था। हिंदू परंपरागत आधार पर विभिन्न जातियों एवं उपजातियों में विभाजित थे। सामाजिक भेद इतना प्रखर था कि राज्याभिषेक के बाद भी पूना के ब्राह्मणों ने शिवाजी को क्षत्रिय स्वीकार नहीं किया। अंततः उनको विवश होकर ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार अष्टप्रधान का गठन करना पड़ा था। आगे, अतः इतना शक्तिशाली योद्धा भी जातिवाद का शिकार हुआ और छत्रित्व को प्राप्त करने को प्रलोभित किया गया। ठीक है, छत्रित्व को प्राप्त करने को प्रलोभित किया गया। आगे है, मध्यकालीन मुसलमान भी मुख्यतः दो वर्गों असराफ यानी उच्च वर्ग था एवं अजलाफ यानी निम्न वर्ग में विभाजित था। असराफ मुसलमान भी बटे थे असराफ और अजलाफ में। ठीक है, आगे मुसलमान कुलीन वर्ग को भी दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला अहल ए सैफ या उमरा, अमीर का बहुवचन, इसको अहल ए शमशीर यानी तलवारी बाजू भी कहा जाता था। और दूसरा अहल ए कल्म, अहल ए सैफ और अहल ए कल्म या उल्मा। पहला था जो अहल ए सैफ या उमरा था। ठीक है, उमरा, अगर हम गलती से बोल दिए होंगे उल्मा तो फिर उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है अहल ए कलम या उल्मा, इसे हम आलिम का बहुवचन मानते हैं। ठीक है, इसमें मुस्लिम धर्म ज्ञानी एवं विद्वान व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता था। इनको मुसलमानों के मस्तिष्क का दर्जा प्राप्त था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समाज में सैयद एवं शेख जादों का भी अस्तित्व था। सैयद का आशय स्वामी से है। इनको पीर, जादा, संत का वंशज एवं मुसैक भी कहा गया। इनका दावा है कि वो पैगंबर की पुत्री फातिमा से उत्पन्न हुए थे। भारतीय मुसलमानों को शेख जादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था। आनुवांशिक मुस्लिम कुलीन खानजात कहे गए। इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए हिंदू और उनकी मुस्लिम समाज में गैर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को अवाम ओ खल्क कहा गया। मालूतेदार वर्ग के लोग दक्कन के गांवों में बसे थे। भूमिहीन वर्गों के लोग जो है वो कमीन यानी निम्न श्रेणी में आते थे। दास प्रथा को विजयनगर राज्य में राजकीय मान्यता प्राप्त थी। बर्नियर बताता है कि भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का अभाव था। आगे हमारे जो है प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सतीश चंद्र महोदय ने इसका खंडन करते हैं। ठीक है, उनके अनुसार हकीम, चिकित्सक, उल्मा, संगीतकार आदि मध्यम वर्ग के ही प्रतिनिधि थे। टेरी के अनुसार किसी समय कोई भी व्यक्ति मदपान किए नहीं देखा जा सकता था, यद्यपि इसके लिए उसे पर्याप्त मदिरा मिल सकती थी। ठीक है, आगे देखते हैं वेशभूषा। उनके समय में जो है वेशभूषा कैसी थी। ठीक है, पहनावा सल्तनत युग में ही दागला यानी ओवरकोट का प्रचलन हो गया था। बाबर के अनुसार किसान एवं निचले तबके के लोग नंगे ही रहते थे। हुमायूं ने
उल बगचा नामक एक विशेष प्रकार के पहनावे का प्रचलन किया। बदायूनी के अनुसार हुमायूं एवं अकबर प्रतिदिन नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार कपड़े पहनते हैं। अबुल फजल ने 37 प्रकार के आभूषणों का उल्लेख किया है। जहांगीर एक बीमारी से ठीक होने के पश्चात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में अपने कान के बूंदे पहनने लगा। ठीक है, अपने कान में जो है वो बूंदे। देखिए, हाँ, एक बात और बताना था, जहांगीर ही पहला व्यक्ति था जो कि अपने कान में बाली पहनता था लड़कियों की तरह। ठीक है, और इसी को देखकर आज के समय में ट्रेंड हो गया है। आजकल तो लड़कियां पता ही नहीं चलता है, दोनों कान में पहनने लगे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तब से पुरुषों में भी यह फैशन बन गया। ठीक है, एडवर्ड टेरी जहांगीर के विषय में बताता है, दुनिया में ऐसा बादशाह शायद ही हुआ हो जो ऐसे वस्त्र और इतने हीरे जवाहरात रोज ही बदलता हो। मुगल बादशाहों में शाहजहां रत्नों का सबसे अधिक प्रेमी था। औरंगजेब आलमगीर को छोड़कर सभी मुगल बादशाह आभूषण धारण करते थे। हालांकि ट्रेवेनियर ने जहानाबाद में औरंगजेब को अपना सबसे कीमती जवाहरात बेचा था। मनुची बताता है कि रानियां एवं शहजादियां हमेशा पर्दे में रहती थीं तथा उनकी छवि देख पाना संभव नहीं था। नूरजहां एवं मुमताज महल ने वस्त्रों, श्रृंगार, प्रसाधनों से में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। टेरी मुगल महिलाओं के पहनावे के बारे में विस्तार से बताता है। नूरजहां ने नूर महली नामक वस्त्र तथा उसकी मां असमत बेगम ने रोगन ए जहांगीर नामक इत्र का आविष्कार किया था। मनोरंजन, ठीक है, खेल कूद के क्या साधन थे ये देखते हैं। बाबर को तैरने का शौक था। उसने भारत में उन सारी नदियों को तैर कर पार की जो उसके रास्ते में आई। 1529 ईस्वी में 33 हाथों में उसने गंगा भी पार किया। ठीक है, 33 हाथों में उसने गंगा भी पार किया था 1529 ईस्वी में। आगे है मीना बाजार। ठीक है, भारत में मीना बाजार यानी नावों का लगता था, नावों पर लगता था। मीना बाजार जो था वो नावों पे लगता था। ठीक है, एवं नदी सैर दोनों का प्रचलन सर्वप्रथम हुमायूं ने ही किया। अकबर के समय से मीना बाजार राजधानी में लगने लगा। अकबर मीना बाजार को खुश रोज करता था। ठीक है, आगे है भारत में ताश का प्रचार सर्वप्रथम बाबर ने किया। अकबर चौगान यानी पोलो एवं कबूतरबाजी का शौकीन था। अकबर जो था उसकी कबूतरबाजी की शौक वृद्धावस्था तक रही। अकबर ने शिकार खेलने का एक नया ढंग कमारघा शिकार चलाया। फिरदौसी की शाहनामा में वर्णित है कि शतरंज का खेल भारत से ईरान पहुंचा। अमीर खुसरो भी बताते हैं कि शतरंज का उद्भव भारत में ही हुआ था। अलबरूनी के अनुसार शतरंज भारतीयों का बहुत प्रिय खेल था। शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होते थे। आगे ऐसे ही एक मुकाबले में जहांगीर द्वारा भेजा गया खाना हार गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, बेचारा हार गया। अब देखते हैं तुलादान जश्न ए वजन मतलब उसको वेट तोला जाता था। कोई राजकुमार होता था या राजकुमारी होती थी या महारानी होती थी या राजा होता था। अकबर एक तराजू पर वो बैठता था, दूसरे पे सोना होना जो कीमती चीज़ें रखती थी उससे उसका वेट होता था। चलिए देखते हैं। सिकंदर लोदी ने भारतीय तुलादान की परंपरा को अपनाया था। हुमायूं एवं अकबर ने भी तुलादान को स्वीकारा। ठीक है, 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने इसका निषेध कर दिया, परंतु सामाजिक जनमत के दबाव के फलस्वरूप उसे तुलादान मनाने की छूट देनी पड़ी। आगे है त्यौहार। मुगल बादशाह अपवाद जो है औरंगजेब लगभग सभी हिंदू एवं मुस्लिम त्योहारों को धूमधाम से मनाते थे। औरंगजेब को छोड़कर, ठीक है, बाकी बहुत जितने भी थे मुगल, वो लोग जो है हिंदुओं का जो त्यौहार था उसको धूमधाम से मनाते थे। ठीक है, दोनों के त्यौहारों को, केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार को धूमधाम से मनाते थे मिलजुल कर। आगे है अकबर का दरबार राष्ट्रीय त्योहारों का केंद्र था। मुगल दरबार में जो त्यौहार मनाए जाते थे अकबर ने दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन एवं शिवरात्रि जोड़ दिया। ठीक है, उसमें ये जोड़ दिया था कि अब से ये भी मनाए जाएंगे। आगे है दशहरा पर ही सेना का पुनरीक्षण किया जाता था। ठीक है, 1678 ईस्वी में दशहरा मनाया जाना औरंगजेब ने बंद कर दिया था। सर्वप्रथम अकबर ने यह रिवाज चलाया था कि उसका जन्म सूर्य वर्ष एवं चंद्र वर्ष दोनों के अनुसार मनाया जाए। ठीक है, आगे मुगल दरबार में वर्षा के मौसम के आरंभ के साथ ही होली की तरह का एक पर्व ईद ए गुलाबी यानी गुलाब जल का
पर्व मनाया जाता था। ठीक है, ईद ए गुलाबी, गुलाब जल का पर्व मनाया जाता था। आगे है जहांगीर इसे आब ए पश्म यानी आबे पसंद कहता था। अकबर एवं जहांगीर रक्षाबंधन या निगाहदाश्त मनाते थे। जहांगीर ने आदेश दिया था कि हिंदू अमीर और जाति के मुखिया मेरी कलाई पर राखी बांधा करें। अपने शासनकाल के 7वें वर्ष 1612 ईस्वी में उसने पहली बार रक्षाबंधन मनाया। 11वें वर्ष 1616 में शिवरात्रि के दिन योगियों से भेंट की वह दशहरा भी मनाता था और उसी दिन फौज का एवं हाथियों का निरीक्षण करता था। अकबर ने तीर्थयात्री जत्थों की प्रणाली शुरू की। उसने सुल्तान ख्वाजा को मीर हाजी यानी तीर्थ यात्रा का नेता नियुक्त किया था। इस हेतु अकबर ने जहान ए इलाही विभाग आगे देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, विभाग मीर हज के अधीन कर दिया था। ठीक है, किसके अधीन कर दिया था? मीर हज के अधीन कर दिया था। 1576 ईस्वी में अकबर स्वयं मक्का जाना चाहता था, परंतु उसके मंत्रियों ने उसे रोक दिया। अतः प्रतीक के रूप में अकबर ने तीर्थ यात्रा पोशाक पहनी और सुल्तान ख्वाजा के साथ कुछ कदम चलकर इस तीर्थ मंडल को मक्का रवाना किया। ठीक है, आगे देखते हैं। जहांगीर दीपावली के दिन जुआ खेलता था, जो कि 3 रातों तक चलता था। सब ए बारात हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि है। ऐसी मान्यता है कि इस रात मुसलमानों के लिए आगे आने वाले वर्ष का भाग्य निर्धारित होता है। आगे और पाप माफ़ कर दिए जाते हैं। औरंगजेब ने इस त्यौहार पर प्रतिबंध या पाबंदी बोल सकते हैं लगा दी। अकीका यानी बच्चों के जन्म का उत्सव, बिस्मिल्लाह यानी शिक्षा आरंभ एवं चाहलम ठीक है यानी मृत्यु का चालीसा दिन जिसको हम चाहलम कहते हैं आदि अन्य मुस्लिम त्यौहार थे। ठीक है, अब देखते हैं नारोज देखते हैं दोस्तों, आइए। नारोज, पुराने नारोज के उत्सव जिसे ईरानी मानते थे बंद कर हुमायूं ने नए नारोज उत्सव को प्रारंभ किया, जो बसंत ऋतु में उस समय पड़ता था जब दिन रात बराबर होते थे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां भी नौरोज मनाते थे। यह मुगल दरबार का एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्व बन गया था जिसे औरंगजेब ने बंद करा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं महिला स्थिति। उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, महिला स्थिति यही है ना। हाँ, संतोषप्रद थी। अकबर ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु इस राज्याज्ञा का क्रियान्वयन न हो सका। ठीक है, जो नियम बनाया था उसको कोई भी फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने बाल विवाह एवं अनमेल विवाह बंद करवा दिया। अकबर ने आदेश दिया कि वह कन्या और माता पिता की अनुमति के बिना जो है वो विवाह ना हो। ठीक है, समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा, दास प्रथा आदि प्रचलित थी। फिरोज तुगलक ने पर्दा प्रथा के प्रचार के लिए राज्य की ओर से प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, राज्य की ओर से क्या दिया था? प्रोत्साहन दिया था। फिरोज तुगलक ने पर्दा प्रथा के प्रचार के लिए राज्य की ओर से प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, आगे है। अकबर ने भी पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित किया था। आगे है। बदायूनी के अनुसार यदि कोई युवती बिना पर्दा यानी बिना बुर्का के सड़कों या बाजारों में घूमते हुए पाई जाती तो उसे वेश्यालय भेज दिया जाता था। ठीक है, आगे इससे बड़ा दंड और क्या होगा। आगे है। समाज में दहेज प्रथा प्रचलित थी। बंगाल में तो वधू की छोटी बहन, जो वधू है उसकी छोटी बहन को भी दहेज में देने की प्रथा प्रचलित थी। कई स्त्रियों ने मुगल राज्य के पतन के दौर में राजनीतिक भूमिका निभाई, जैसे मोहम्मद सारंगीला के काल में सबसे फरोश औरत, क्या हम पढ़ रहे हैं, सही नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ते हैं। जैसे मोहम्मद रंगीला के काल में सबसे नहीं सब्जी फरोश औरत। ठीक है, काल में सब्जी फरोश औरत जोहरा या उसकी पत्नी उधम बाई जो पहले नर्तकी थी। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दान में दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बेगम, शाही स्त्रियाँ, घुन चाची, उपपत्नी को घुन चाची भी कहा जाता था। अगाचा या आगा, निम्न मूल और स्तर की शाही स्त्रियाँ जो थी वो अगाचा एवं आगा थी। ठीक है, नेक्स्ट है।
सरारी, यानी रखेल को बोलते थे सरारी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सरारी शब्द पूछ लेगा छोटे में तो इसको क्या बोलते थे तो ये याद रखिएगा, सरारी को रखेल बोला जाता था। आगे, मराठा साम्राज्य में दहेज प्रथा नहीं प्रचलित थी, उसमें उनमें तथा जाटों में विधवा विवाह प्रचलित था। 18वीं सदी में ढाका के राजा राजवल्लभ ने विधवा विवाह चलाने का असफल प्रयास किया था। आगे कुछ नोट्स में है, उसको देख लेते हैं। नौरोज का त्यौहार जो है वो ईरान में उन दिनों मनाया जाता था जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मुगल आर्थिक स्थिति क्या थी उसको जानते हैं। ठीक, मुगल आर्थिक स्थिति पढ़नी थी। ठीक है, मुगल आर्थिक स्थिति देखते हैं। कृषि, भारत की अधिकांश जनता का मुख्य व्यवसाय था कृषि, यही मुगल साम्राज्य की आय का प्रमुख साधन थी। 17वीं सदी में भारत में तंबाकू एवं मक्का नामक दो नई फसलों का प्रवेश हुआ। तंबाकू अकबर के काल में पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारत में लाया गया। अकबर के दरबार में तंबाकू का प्रवेश 1604 ईस्वी में मक्का में आए हज यात्रियों ने किया, लेकिन मुगल अमीर वर्ग में इसे फैलाने का श्रेय दक्कन के सैनिकों को जाता है। 18वीं सदी में आलू एवं लाल मिर्च का प्रवेश हुआ। मक्का, टमाटर, आलू, मक्का जो कि फसल है, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास एवं पपीता जैसी लैटिन अमेरिकी नई दुनिया जिसे बोला जाता था कि ये फसलें भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। पुर्तगाली भारत में अल्फांसो नामक आम की प्रजाति लाए। यह आम शाहजहां को इतना प्रिय था कि उसने औरंगजेब पर घटिया आरोप लगा दिया कि वह बुरहानपुर में उसके मनपसंद आम के पेड़ों में के फल चुराता था। ठीक है, अब बताइए, बेटा है शाहजहां का, थोड़ा सा खा लिया तो चुरा लिएगा। गजब है, इतना प्रिय था कि वो किसी से बांटना नहीं चाहता था उस आम को। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्नियर बताता है कि भारत में बादशाह ही समस्त भूमि का स्वामी था, जो कि सत्य नहीं है। भूमि का स्वामी तो कृषक ही होता था। बाबर के अनुसार लाहौर एवं दीपालपुर में खेती में रहट यानी पर्शियन व्हील का प्रयोग होता था। ठीक है, सिंचाई के अन्य साधनों में नहर, नलकूप आदि प्रमुख थे। कपास, गन्ना, नीम, रेशम आदि नकदी यानी तिजारती फसलें थीं, जिन्हें जिनसे कामिल या जिनसे आला कहा जाता था। निम्न कोटि की फसलें जिन्स ए नाकिस या अदना कहलाती थी। कृषक विद्रोह एवं अकाल देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक दशक में कृषक संकट का सामना करना पड़ा। कृषि को संकट का सामना करना पड़ा। कृषकों के समय पर विद्रोह भी हुए। खुद अकबर के खिलाफ 144 विद्रोह हुए। औरंगजेब के काल में हुए जाट एवं सतनामी विद्रोह भी मुख्यतः कृषि विद्रोह या कृषक विद्रोह ही थे, जिनको धर्म का आधार दे दिया गया। शाहजहां को किसानों का हितैषी माना जाता था। बनियर के अनुसार जहांगीर ने कुछ सराय बनवाई थी। मुगल काल में कई अवसरों पर गंभीर अकाल भी पड़े। इसमें पहला अकाल 1555 से 56 के समय दिल्ली अकाल था, जिसका उल्लेख है वो बदायूनी ने किया है। उसके अनुसार मनुष्य को खाने को तैयार हो गया था। ठीक है, मनुष्य जो है वो मनुष्य को खाने के लिए तैयार हो गया था। 1573 से 74 ईस्वी में गुजरात में अकाल पड़ा। 1595 ईस्वी में अकबर ने बुखारा के शेख फरीद को अकाल पीड़ित व्यक्तियों की मदद हेतु विशेष तौर पर नियुक्त किया। शाहजहां के समय 1630 से 32 ईस्वी में दक्षिण भारत एवं गुजरात में मुगल काल का सबसे विनाशकारी अकाल पड़ा। इस अकाल की भयंकरता का उल्लेख पीटर मुंडी एवं अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाहौरी के अनुसार भूख से व्याकुल लोग अपने बच्चों को ही खाने लगे। लाहौरी ने अकाल पीड़ित लोगों को समयोजित राहत पहुंचाने के लिए शाहजहां द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से वर्णन किया है। शाहजहां ने 70 लाख की मालगुजारी माफ़ कर दी। 1641 ईस्वी में कश्मीर एवं 1646 ईस्वी में पंजाब में अकाल पड़ा। शाहजहां ने राहत निदान हेतु कश्मीर में कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से 59 ईस्वी, 1670 से 71 ईस्वी, 1682 ईस्वी एवं 1702 से 1704 ईस्वी में अकाल पड़ा। आलमगीर नामा का लेखक मोहम्मद काजिम बताता है कि 1658 ईस्वी के अकाल के समय औरंगजेब ने 10 रसोवड़े यानी लंगर राजधानी दिल्ली में तथा आगरा एवं लाहौर में खोले। 1702 से 4 ईस्वी में मनुची लिखता है, वृक्षों फसलों का नामो निशान नहीं रहा। सब जगह हड्डियों के ढेर लग गए थे। हरियाली के नाम पर सर्वत्र खाली जमीन थी। ठीक है, प्रमुख केंद्र देखते हैं। सूती एवं रेशमी कपड़ा। इस काल में भारत में सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम जो था वो प्रगति सूती कपड़ा तैयार करने की गई। ठीक है, इस काल में भारत में श्रेष्ठतम प्रगति सूती कपड़ा तैयार करने में की गई। 17वीं सदी में विदेशों को निर्यात होने वाली यही प्रमुख मद थी। भारत में सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र निर्माण था। कपास मुख्यतः खानदेश एवं बंगाल में पैदा होती थी। इस काल में बंगाल में रेशम एवं टसर की खेती इतनी बढ़ी कि चीन से रेशम आयात की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन सबसे अच्छा रेशमी
वस्त्र गुजरात में बनाया जाता था। बर्नियर के अनुसार बंगाल में सूत एवं रेशम इतनी विपुल मात्रा में होता था कि उसे हिंदुस्तान एवं यूरोप का भंडार कहा जा सकता था। अहमदाबाद पोटला रेशम तथा अवध का खैराबाद सूती कपड़े हेतु प्रसिद्ध था। जगत प्रसिद्ध ढाका का मलमल, आबेरवा, शबनम एवं गंगा जल कहलाता था। अकबर कश्मीर के रेशम से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने वहाँ के रेशम पर राज्य का एकाधिकार स्थापित कर दिया। घोड़ाघाट, कासिम बाजार एवं बाकला सिल्क उत्पादन के केंद्र थे। बर्नियर के अनुसार हॉलैंड के व्यापारियों ने कासिम बाजार में रेशम का कारखाना स्थापित किया। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कागज उद्योग देखते हैं। बंगाल एवं गुजरात में कागज उद्योग प्रचलित था। राजगीर जो कि बिहार में था, बिहार में है भी, अभी थोड़ा झारखंड से सटा है। ठीक है, राजगीर भी कागज उत्पादन का केंद्र था। सियालकोट, मानसिंघी, खरपुरी, जहांगीरी एवं सियालकोटी प्रकार के कागजों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में दौलताबाद कागज उत्पादन का केंद्र था। कालपी में निर्मित कागज सबसे उत्तम श्रेणी का था, जिसे महाजाल कहा जाता था। ठीक है, अकबर ने कागज का कारखाना स्थापित करवाया। आगरा एवं लाहौर में स्थापित शाही कारखाने भी कागज का उत्पादन करते थे। बांसी, तुलुत, शमी, सादा एवं रेशमी प्रकार के कागजों का प्रचलन मध्यकाल में था। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में मुगल चित्रशाला में चित्रण कार्य हेतु पर्शियन से आधारित ईरानी एवं इस्फहानी कागजों का प्रयोग किया गया, लेकिन जब कागज उद्योग का पर्याप्त विकास हो गया तो मुगल चित्रकारों ने भारत में निर्मित कागजों पर कार्य करना शुरू कर दिया। नील की खेती देखते हैं। ठीक है, नील देखते हैं। आगरा में बयाना एवं गुजरात में सखरेज नील उत्पादन केंद्र थे। बयाना के नील का विशद वर्णन पिलशार्ट ने किया है। सोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट पर एवं बिहार में उत्पादित किया जाता था। सोरा बारूद निर्माण तथा जहाज़ों को स्थिरक यानी बैलास्ट के रूप में प्रयोग होता था। इसका निर्यात भी होता था। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील, अजमेर और शमशाबाद, लाहौर था। सुजान राय भंडारी ने नमक के खादानों का उल्लेख किया है। अन्य केंद्र जो थे उसके पहला बनारस, पुणे एवं नासिक 18वीं सदी में पीतल उद्योग के केंद्र थे। नंबर 2, बीदर बर्तनों पर चांदी के सुंदर जड़ाऊ काम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन मध्यकाल में धातु जड़ाई कला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तंजौर था। नंबर 3 पॉइंट है, आगरा, मुल्तान, फतेहपुर सीकरी, अलवर, कश्मीर, लाहौर एवं जौनपुर कालीन उद्योग के केंद्र थे। शाहजहां के काल में कश्मीर एवं लाहौर कालीन उद्योग के प्रमुख केंद्र बने। कश्मीर शाल हेतु भी प्रसिद्ध था। ठीक है, जो शॉल होता था ना, जो होता था नहीं होता है, जो महिलाएं ओढ़ती हैं, और पुरुष लोग भी अपना साल वाल का यूज़ करते हैं। ठीक है, वही उसी साल की बात हो रही है। नंबर 4, बिहार एवं मालवा में अफीम उत्पादन होती थी। नंबर 5, हस्तशिल्प का केंद्र जो था वो लाहौर था। दिल्ली, बनारस एवं चुनार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए विख्यात थे, मतलब इन जगहों मिट्टी के बर्तन बनते थे। कश्मीर एवं कर्नाटक लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। आगे है नंबर 6 पॉइंट, कालिंजर, बनारस, लाहौर, सियालकोट, गोलकुंडा एवं गुजरात में बढ़िया तलवारें निर्मित होती थीं। मेवाड़ एवं सियालकोट में तोड़दार बंदूकों का निर्माण होता था। नंबर 7, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं सोरा, रेशम, चीनी या अफीम थी। ठीक है, वो गाय माता भी चिल्ला रही है। ठीक है, कोई नहीं, चीनी एवं अफीम थी। बंगाल कांसा उद्योग का प्रमुख केंद्र था। चीनी यद्यपि बंगाल से प्राप्त होती थी, परंतु इसके महंगे होने के कारण अधिकांश लोग सीरे के गुड़ का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं नगरीकरण। जो भी गलती वगैरह हो रहा है दोस्तों, उसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है, क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इस कारण जो है बहुत मुश्किल से वीडियो बनाया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि इस बुक को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करिएगा। आगे है नगरीकरण। मुगल काल में बड़े बड़े एवं संपन्न नगरों का निर्माण हुआ। इस काल में 15% जनसंख्या शहरी तथा 85% जनसंख्या ग्रामीण थी, जिसकी बराबरी 20वीं सदी के मध्य तक ना की जा सकी। और अकबर के साम्राज्य में 120 बड़े शहर तथा 3200 कस्बे थे। मुगल काल को शहरीकरण का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आगे आगरा, अकबराबाद जिसे बोला जाता था मध्यकाल में, 17वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शहर था। बर्नियर के अनुसार दिल्ली पेरिस से कम नहीं था और आगरा दिल्ली से बड़ा था। हालांकि बर्नियर मुगल कालीन शहरों को सिविल नगर की संज्ञा देता है। विदेशी यात्री कुर्यात के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में लाहौर आगरा से बड़ा था और लाहौर की गणना विश्व के सबसे बड़े शहरों में की जाती थी। मानसर राट के अनुसार लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था। यहाँ का बाजार इतना व्यस्त था कि चलने पर कंधे कट जाते थे। हालांकि मांसराट के ही अनुसार भारत के नगर दूर से देखने तो बड़े सुहावने लगते थे, किंतु अंदर से देखो तो संकरे और बेतरतीब नजर आते थे। राल्फ फिंच के अनुसार आगरा एवं फतेहपुर लंदन से भी बड़े थे। विलियम फिंच ने लाहौर की पूर्व का सबसे बड़ा शहर बताया है। ठीक है, लाहौर को जो है पूर्व का सबसे बड़ा शहर बताया है। आगे
इसके अतिरिक्त बनारस, पटना, राजमहल, हुगली, बुरहानपुर, अहमदाबाद आदि बड़े समृद्धशाली नगर थे। अबुल फजल ने अहमदाबाद का वर्णन एक आदर्श नगर के रूप में किया है, परंतु जहांगीर ने अहमदाबाद को गर्दाबाद एवं जहनुमाबाद, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जहनुमाबाद कहकर इसके महत्व को नकारा है। ठीक है, मिरात ए अहमदी के लेखक ने अहमदाबाद के 2 उपनगरों को उसके 2 सुनहरे पंख कहा है। आगे मोरलैंड के अनुसार अकबर की मृत्यु के समय 17वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, 17वीं सदी के आरंभ में हिंदुस्तान की कुल आबादी 10 करोड़ के लगभग थी। किंग्सले डेविस ने यह आबादी 12.5 करोड़ बताई है। वहीं नवीनतम अनुमानों सीरी मूसवी के अनुसार यह आबादी सदी के अंत तक 14.5 करोड़ थी। ठीक है, अब देखते हैं व्यापार वाणिज्य। मुगल भारत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जो मुद्रा पर आधारित थी। हुंडी, बीमा, बैंकिंग आदि सभी विकसित वाणिज्य पद्धतियां विद्यमान थी। मुगल व्यापार वाणिज्य में प्रचलित बीमा प्रणाली का मुख्य स्रोत सुजनराय भंडारी की खुलासात उत तवारिख है। शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने अपने साम्राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थापना की, जिससे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हेतु एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। 17वीं सदी को भारत के समुद्री व्यापार एवं कपड़े के व्यापार का स्वर्णिम काल कहा है। ठीक है, कहा जाता है या कहा है। पश्चिम एशिया में स्थित मोचा को मुगलों का स्वर्णगार माना जाता है। अल्पगो भारतीय माल का ऐसा बाजार था जिसे लघु भारत की संज्ञा दी गई। विदेशियों ने भी इस समृद्ध व्यापार वाणिज्य का उल्लेख किया है। 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मलका का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था। यहाँ से भारत, चीन और जावा के व्यापारी आपस में माल का आदान प्रदान करते थे। मलका दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। बताया जाता है कि मलका कैम्बे के बिना नहीं रह सकता था और कैम्बे मलका के बिना। टॉम पीरेज बताता है कि काम्बे यानी खंबात की 2 भुजाएं फैली है, एक अदन की ओर, दूसरी मलका की ओर। आंतरिक व्यापार में बंजारों की विशेष भूमिका थी। वे व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, साथ ही अपना भी व्यापार करते थे। दक्षिण भारत में इन्हीं हिंदू व्यापारी बंजारों को कोलिंग या किलंगो कहा जाता था। आगे देखते हैं, किलंगो कहा जाता था। कलिंगो दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों में भी मजबूत स्थिति में थे। व्यापार वाणिज्य में हुंडी एवं ददनी का भी प्रयोग होता था। सूरत के फुर्ज चुंगी घर को पिएत्रो देलावले दोगाना बताता है, शहजादा अजमुसान ने बंगाल के सारे आयात को इजारा घोषित कर उसे सौदा-ए-आम ओ खास का नाम दिया था। ठीक है, सौदा-ए-आम ओ खास का नाम दिया था। 18वीं शताब्दी को इतिहासकारों ने अंधकार युग कहा, जिसे 1959 ईस्वी में सतीश चंद्र महोदय ने बदलने का प्रयास किया। आगे देखते हैं हुंडी एक साख पत्र होती थी जिसकी एक विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काटकर अदायगी की जाती थी। इसमें बीमा भी सम्मिलित होता था। अबुल फजल एवं सुजाना राय भंडारी ने हुंडी का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण है कि हुंडी का प्रचलन भारतीयों द्वारा किया गया था। व्यापारी वर्ग हुंडी के माध्यम से ही लेन देन करते थे। इससे धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रही। अमीर वर्ग भी अपने सैनिकों का वेतन देने के लिए हुंडी का प्रयोग करते थे। 2 तरह की हुंडी प्रचलित थी। पहला दर्शनी हुंडी, अर्थात जिसे पेश करते ही लिखित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता था। दर्शनी हुंडी के 2 प्रकार थे, पहला सहयोग एवं धनी जोग। दूसरा है मुत्ती या मियादी हुंडी। ठीक है, हुंडी के 2 प्रकार थे। यह किसी निर्दिष्ट तिथि के पश्चात भुगतान योग्य होती थी। मुद्दती के 4 प्रकार थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जोखमी जोग था। ठीक है, ददनी प्रथा देखते हैं। ददनी प्रथा क्या था, आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल एवं गुजरात में ऋण प्रदान करने की एक नई व्यवस्था थी। इसके तहत व्यापारी संविदा यानी करार द्वारा दस्तकार को अग्रिम धन देता था। बदले में दस्तकार को व्यापारी की इच्छा के अनुरूप एवं नियत समय में ही कपड़ा बना कर देना होता था। निर्यात देखते हैं। निर्यात के मदों में सूती कपड़ा, काली मिर्च, नील, अफीम, मसाला आदि सम्मिलित थे। 17वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत से सर्वाधिक निर्यातित एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र थी। वहीं काली मिर्च विजयनगर राज्य से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु थी। किसी को भी चांदी भारत से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर
रोक लगा दिया था। आयात निर्यात कर 3.5% था। यूरोप, एशिया, मध्य एशिया एवं अफ्रीका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में था। इसकी पुष्टि बर्नियर के कथन से भी हो जाती है। उसके अनुसार दुनिया के हर भाग में घूमने फिरने के पश्चात सोना चांदी अंततः भारत में दफन हो जाते हैं, जो कि सोने एवं चांदी का तहखाना है। मुगल रुपया देश विदेश में प्रमाणित मुद्रा बन गया, जिससे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आयातों की मददों में टीन, तांबा, घोड़ा, सोना चांदी, दवाइयाँ, शराब आदि थे। आयातित वस्तुओं में सबसे प्रमुख घोड़ा था। व्यापारिक वर्ग देखते हैं। थोक व्यापारियों को बोहरा एवं मोदी तथा खुदरा व्यापारियों को वानिक कहा जाता था। दक्षिण में अरब एवं मुसलमान व्यापारियों को मूरो कहा जाता था। पुर्तगालियों के आगमन तक दक्षिण भारत का सारा विदेश व्यापार मूरो के हाथ में था। बक्काल अनाज व्यापारी थे। बंगाल के व्यापारी गंध बनिक कहलाते थे। कोरोमंडल तट पर चेट्टियार तथा मालवाबार में चुलिया एवं मापिल्ला दक्षिण के अन्य महत्वपूर्ण व्यापारी थे। डच इतिहासकार वान लियोर ने सामुद्रिक व्यापार में लगे भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे ऊपर करते हैं। सूरत का व्यापारी वीरजी बोहरा अपने समय का सबसे धनवान व्यक्ति समझा जाता था। इसे सूरत के सूबेदार ने कुछ समय के लिए कारागार में डाल दिया था। बाद में वह शाहजहां के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर सूबेदार के खिलाफ शिकायत की थी। 17वीं से 18वीं शताब्दी के अन्य व्यापारियों में सूरत का अब्दुल गफूर, गोलकुंडा का मीर जुमला, कोरोमंडल के चेट्टी, बंगाल का व्यापारी फतेह चंद, जिसको मोहम्मद सारंगीला ने जगत सेठ की उपाधि दी थी, यहीं का अमीन चंद्र जो कि पटना टकसाल का मालिक था, बंगाल के ही जगत बंधु यानी मेहताब राय एवं स्वरूप चंद आदि समृद्ध व्यापारी थे। ठीक है, मेहताब राय को सिराजुद्दौला ने जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। अल्बुकर्क के अनुसार गुजरातियों को अन्य राष्ट्र के लोगों की अपेक्षा जहाज रानी का अधिक ज्ञान था। बर्नियर के इस भ्रामक कथन में कोई सत्यता नहीं है कि भारतीय व्यापारी हमेशा अपने को गरीब दिखाते थे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि उनको भीगा स्पंज मानकर उनकी दौलत निचोड़ ली जाएगी। ठीक है, आगे हम बंदरगाह पढ़ेंगे। सिंध का देवल सल्तनत युग का प्रसिद्ध बंदरगाह था, लेकिन 15वीं शताब्दी से निचले सिंध में स्थित लहरी बंदर की महत्ता बढ़ गई। मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध सूरत बंदरगाह था, जिसे बाबुल ए मक्का कहा जाता था। ताप्ती के दक्षिणी तट पर स्थित रांदेर यानी गुजरात बंदरगाह स्थित था। लाल सागर पर स्थित धोपर बंदरगाह से भारत घोड़े का आयात करता था। अन्य बंदरगाहों में कांपे, भड़ौच, चौल, दाबुल, गोवा, भटकल, सतगांव, श्रीपुर, मालाबार तट पर कालीकट एवं क्यूलो आदि प्रमुख थे। ठीक है, मालाबार तट पर कालीकट एवं क्यूलो आदि प्रमुख थे। आगे है नाखुदा लोग जहाज मालिक के एजेंट के रूप में कार्यरत थे। 1651 ईस्वी में शाहजहां ने समुद्री जहाज़ों के निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। मनुची बताता है कि औरंगजेब ने तो इस हेतु यूरोपीय कारीगरों को भी बुलाया था, परंतु तत्काल ही उसने इस परियोजना का त्याग कर दिया। जो भी हो, मुगल जहाज उद्योग को स्थापित नहीं कर पाए। इस हेतु उनकी निर्भरता पूर्णतः जंजीरा के सिद्दियों पर थी। खुद औरंगजेब के जहाज गंज ए सवाई को समुद्री डाकू जान एवरी ने पकड़ लिया था। आगे देखते हैं मुगल कारखाना। मुगल कारखानों के लिए बयूतात शब्द का प्रयोग करते थे, जो कि अरबी भाषा के शब्द बैत यानी घर से उद्गमित हुआ। केएम अशरफ का मत है कि कारखानों की प्रेरणा संभवतः फारस से ली गई थी, जो कि सत्य रही, क्योंकि प्राचीन समय में मौर्यकालीन कारखाने तथा सल्तनत युग में भी कारखानों का उल्लेख प्राप्त होता है। मुगल कारखाने उचित मूल्य पर राज्य राजा एवं राज परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, लेकिन वे सामान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे। आखिर राज्य को इनके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल बड़े स्तर पर उत्पादन न होने के कारण सामान्य बाजार राज्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था। अतः सरकार के पास एकमात्र विकल्प यही था कि वह अपनी ज़रूरतों की पूर्ति स्वयं करे। महत्वपूर्ण है कि मुगल कारखाने वास्तविक वाणिज्यिक कारखाने नहीं थे। मीर ए सामान कारखाना विभाग का प्रमुख एवं सर्वोच्च अधिकारी था। कौन? मीर ए सामान। इसका प्रशासकीय उत्तरदायित्व होता था। दीवान ए बयूतात, इसकी कारखानों की वित्तीय उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी थी। किसकी? दीवान ए बयूतात की। यह मीर सामा के अधीन तो नहीं था, लेकिन कारखानों का प्रमुख भी नहीं था। कारखानों पर दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व था। जहांगीर के काल से दीवान ए बयूतात को ही मीर ए सामान कहा जाने लगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है मुशरिफ एक कुल जो जूझ
इतना नाम था इसका। मुशरिफ ए कुल ओ चूज। कारखाना विभाग का ये मुख्य लेखपाल था। नज़ीर, यह वित्तीय आय व्यय का पुनः निरीक्षण करता था। कौन? नज़ीर। दरोगा एक कचहरी, यह कारखानों के कार्यरत सभी अधिकारियों से संबंध बनाए रखता था। यही कारखानों के लिए खजाने से धन लाता था। ठीक है, दरोगा एक कचहरी। आगे है, सरकारी कारखानों में निर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक उल्लेखनीय सामान सूचक वस्त्र खिलअत थी। अन्य उत्पादों में जूते, फर्नीचर, युद्ध के उपकरण थे। कारखाना विभाग ही राज्य के लिए हाथी, घोड़ों आदि का प्रबंध करता था। बादशाहों द्वारा स्थापित प्रमुख कारखाने। अकबर ने लाहौर में 1000 कारखानों का निर्माण करवाया। उसने फारस के कालीन बुनकरों को आगरा, फतेहपुर सीकरी एवं लाहौर में बसाया। ज्ञान प्राप्त कराने हेतु कारीगरों को अकबर ने गोवा भी भेजा। जहांगीर ने ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए कई कारखाने लाहौर में खोला। अमृतसर में ऊनी वस्त्र कारखाने स्थापित करने वाला जहांगीर ही था। आगे है, मुगल बादशाहों ने कारीगरों को कर राहत भी प्रदान किया। जैसे अकबर ने चमड़ा एवं चूना उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों को करों से छूट प्रदान की थी। मिरात ए अहमदीन से ज्ञात होता है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले लाइसेंस कर को समाप्त कर दिया था। जवाबीत ए आलमगीरी के अनुसार 17वीं शताब्दी के मध्य कारखानों की कुल संख्या 69 यानी 69 थी, परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यह 36 हो गई थी। अतः मुगल साम्राज्य के उत्तरार्ध में कारखानों में गिरावट आई। वस्तुतः कारखानों का अस्तित्व मुगल बादशाहों एवं राज्य की ज़रूरतों पर आधारित था। अतः मुगल राज्य के पतन के साथ इन कारखानों का पतन हो जाना स्वाभाविक था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, आइए देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के मूल कारणों पर इतिहासकारों में मतभेद है। सर यदुनाथ सरकार एवं श्री राम शर्मा औरंगजेब की नीतियों को पतन से जोड़कर देखते हैं। वही डॉक्टर सतीश चंद्र ने पतन का कारण केंद्रीय शासन, जमींदार एवं कृषकों के त्रिशतही संबंधों के विखराव और जागीरदारी प्रथा की विफलता माना है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने कृषि संकट का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया है। इरफान हबीब ने जागीर एवं मनसब व्यवस्था की कार्य पद्धति के प्रभाव में मुगल साम्राज्य के पतन को परिभाषित किया। उनके अनुसार जागीर स्थानांतरण प्रथा ने शोषण में वृद्धि की, फलतः जमींदार एवं कृषक विद्रोही हुए। प्रोफेसर अतहर अली ने डॉक्टर सतीश चंद्रा के विचारों का समर्थन किया है। इसी के साथ वे वैज्ञानिक पिछड़ेपन एवं अविकसित प्रौद्योगिकी को मुगल पतन से जोड़कर देखते हैं। कैम्ब्रिज धारा के इतिहासकार जागीरदारी की विफलता की जगह जागीरदारी की सफलता में इसके पतन को खोजते हैं। संपन्न जागीरदारों ने मुगल साम्राज्य की एकता को चुनौती दी। 1707 ईस्वी के पश्चात उन्होंने अवध, हैदराबाद, बंगाल आदि क्षेत्रों में अपने स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। इस संदर्भ में सबसे विपरीत एवं असंगत निष्कर्ष ओटक का था। ठीक है, उसके अनुसार तैमूर के वंशजों ने भारतीय स्त्रियों से विवाह करके अपने वंश के पतन का मार्ग स्वयं प्रशस्त किया था। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के लड़ाकू, पहाड़ी कबीलाई घुड़सवार कोमल, सुस्त एवं दिशाहीन सैनिकों के परिणत हो गए थे। जब वे शिवाजी के नेतृत्व वाले मराठों के विरुद्ध अभियान पर जा रहे थे। अतः ओटन के अनुसार भारतीय रक्त के कारण ही पतन अवश्य भावी हो गया। आगे है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आगे कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो अमीर वर्ग के हास्य अर्थात शासक वर्ग के नैतिक पतन को विघटन का मुख्य कारण मानते हैं। विलियम अर्विन ने मुगल सेना के संगठन, प्रशिक्षण आदि के पिछड़े पद को मुख्य कारण माना है। करेन लियोनार्ड ने पतन के संदर्भ में महान फर्म सिद्धांत, ग्रेट फर्म थ्योरी जो है को प्रतिपादन किया था। इसी के साथ साथ विघटन के अन्य कारणों में इतिहासकारों ने औरंगजेब के पश्चात योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव माना है। उत्तराधिकार के नियमों का निश्चित न होना तथा बार बार होने वाले उत्तराधिकार युद्ध, सैन्य ढांचे की दुर्बलता, नौसेना का अभाव, नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रमणकारी राज दरबार की गुटबंदियाँ, मराठों का उत्तरी भारत पर आक्रमण आदि को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप से जो है हमारा जो है ये चैप्टर 13 मुगल प्रशासन एवं संस्कृति समाप्त होती है। और दोस्तों, और इसके बाद जो है एक दो वीडियो और आ सकता है इस चैप्टर का, जिसमें आपका जो उसके मुख्य अधिकारी हैं और उनको मतलब क्या पदवी दिया गया था, या कोई ऐसे शब्द है जो इस बुक में थे जो टफ थे, उसको कैसे विस्तृत किया गया है, उसके बारे में वीडियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना कोई नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों, बाय बाय, सी यू।